नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में, जिसका शासनकाल है 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी। 1562 ईस्वी में जब मारवाड़ के राजा मालदेव की मृत्यु हो गई, तो उसके साथ ही जोधपुर में भी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर आपसी फूट और पारस्परिक झगड़े शुरू हो गए। झाला रानी स्वरूपदेव के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रसेन चूंकि मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, बड़ा पुत्र नहीं था, और मालदेव ने ज्येष्ठता के परंपरागत नियमों का उल्लंघन करके चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इसलिए मालदेव की जैसी मृत्यु हुई, उसके बाद ग्रह कलह शुरू हो गया था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद संपूर्ण मारवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य हो चुका था। राव चंद्रसेन के जो 19 वर्ष का जो समय था, वो संघर्ष, देशभक्ति और पराजय का समय था। कुछ इतिहासकारों ने चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला नायक कहा है, फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहकर संबोधित किया है। राव मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया। अपने जीवन काल में मैंने आपको बताया कि मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, वो तीसरे नंबर का पुत्र था। 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना, तो उसके 3 भाई राम, उदय सिंह और रायमल उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि वास्तव में चंद्रसेन को गद्दी मिलना कई सरदार और उनके भाइयों को अच्छा नहीं लगा, और वे ऐसे अवसर की तलाश में थे कि चंद्रसेन का विरोध कर सकें। राव चंद्रसेन ने आवेश में आकर उदय सिंह के एक समर्थक नौकर था, उसको मरवा डाला। इससे पृथ्वीराज राठौड़, जो मारवाड़ का प्रमुख दरबारी और जो अन्य सरदार थे, वो इस बात से भड़क उठे और चंद्रसेन के विरुद्ध महागठबंधन बनाकर उदय सिंह को, जो उसका भाई था, उसको निमंत्रित किया। इस तरह मारवाड़ में गृह युद्ध शुरू हो गया। राम ने, जो कि चंद्रसेन का भाई था, उसने सोजत, और उदय सिंह ने गंगाणी के पास लांगड़ गांव, और रायमल ने दुनाड़े में विद्रोह और लूटपाट शुरू कर दी। इस विद्रोह के दमन हेतु चंद्रसेन ने सेना भेजी, जिसके तहत राम और रायमल अपनी जागीर छोड़कर भाग गए, लेकिन उदय सिंह ने चंद्रसेन का मुकाबला किया। लोहावट नामक गांव में दिसंबर 1562 ईस्वी को उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें उदय सिंह घायल हो गया। चंद्रसेन युद्ध में सफल हुआ और उदय सिंह अपने साथियों द्वारा सुरक्षित स्थान हेतु बच निकला, वो वहां से निकल गया। इस पराजय के बाद उदय सिंह शांत नहीं बैठा और उसने चंद्रसेन को पराजित करने हेतु मुगलों से सहायता मांगी। मुगलों को भी मारवाड़ की राजनीति में जाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल पाता, इसलिए उन्होंने उदय सिंह का साथ देना उचित समझा। भाइयों की शत्रुता, सरदारों का स्वार्थ और गद्दी की भूख जो है, वो मारवाड़ की आज़ादी को खा गई, और अकबर ने भी इस स्थिति का लाभ उठाना उचित समझा। अकबर के हाकिम ने उदय सिंह को मारवाड़ की गद्दी दिलाने का वायदा किया, और इस 19 वर्ष के संघर्ष के बाद 1581 ईस्वी में उदय सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। मतलब चंद्रसेन के बाद वो उदय सिंह को जोधपुर की गद्दी मिली। इतिहासकार कर्नल टॉड ने उदय सिंह के संबंध में लिखा है कि वह स्वार्थी था। वह किसी भी प्रकार से राज सिंहासन पर बैठकर सुख भोगना चाहता था। उसका शरीर मोटा तो बुद्धि भी मोटी थी, इसलिए उसे मोटा राजा भी कहते थे। ऐसा कर्नल टॉड ने कहा है उदय सिंह के बारे में। जोधपुर का पतन कैसे शुरू हुआ? राव चंद्रसेन के विरुद्ध तीनों भाइयों के गठबंधन ने अकबर की सोच को बदला और उसका ध्यान जोधपुर की ओर आकृष्ट हुआ। राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम 1564 ईस्वी में, जिसने अकबर के दरबार में पहुंचकर उससे सहायता मांगी, अकबर के हाकिम कुली बेग ने जोधपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। चंद्रसेन ने मुगलों के भय और सेना की कमी के कारण जोधपुर के किले को छोड़कर भादराजून के किले में शरण ली। मेड़ता और नागौर के दुर्ग भी मुगलों के अधिकार में आ चुके थे। इन दोनों दुर्गों को केंद्र बनाकर मुगलों ने जोधपुर को घेर लिया। चंद्रसेन के पास अब न तो कोई साधन रहा, न ही कोई सेना के लिए खाद्य सामग्री रही, तो ऐसी स्थिति में उसने उचित अवसर पाकर निकलने का ही मार्ग प्रशस्त किया, और इस तरह मुगलों ने जोधपुर के दुर्ग को जीतकर 1583 ईस्वी तक अपने अधिकार में रखा।
मुगलों द्वारा जोधपुर के किले को जीतने के बाद राव चंद्रसेन मारवाड़ के दक्षिण भाग तक का ही स्वामी रह गया था। इस छोटे से भूभाग से उसके पास एक छोटा सा भूभाग रह जाने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लगान वसूल करना असंभव हो गया, चारों ओर अराजकता फैल गई। तो ऐसी स्थिति में चंद्रसेन ने अकबर से संधि करने की योजना बनाई और 1570 ईस्वी में अकबर स्वयं जब नागौर पहुंचा तो चंद्रसेन ने बिना समय गंवाए 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर से वो मिला। लेकिन जैसे ही वो अकबर के पास पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि उसका बड़ा भाई राम और उदय सिंह पहले से ही अकबर के दरबार में मौजूद थे। तो चंद्रसेन अकबर की मंशा को भी समझ गया था, इसलिए वार्ता हेतु अपने पुत्र राय सिंह को छोड़कर चला गया। चंद्रसेन द्वारा अकबर के नागौर दरबार को छोड़ने के प्रमुख कारण थे। पहला, चंद्रसेन को शाही सम्मान तो प्रदान किया गया लेकिन उसे राजा नहीं माना गया, जिससे चंद्रसेन जो था वो निराश होकर लौट गया। दूसरा रीजन था मुगल दरबार में उदय सिंह के बढ़ते महत्व और समर्थकों को देखकर वो समझ गया था कि निकट भविष्य में उदय सिंह ही शासक बनेगा, इसलिए उसने अपना समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा। तीसरा था अकबर की राजपूत राज्यों के प्रति जो नीति थी वो स्पष्ट थी। स्वतंत्र राज्यों का कोई स्थान नहीं पाकर चंद्रसेन अकबर की अधीनता को नहीं मानते हुए वरन मित्रता करने आया था तथा लेकिन जो उसे संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मित्रता करने आया था लेकिन उसे उस चीज़ में उस समय ये चीज़ नहीं लग रही थी कि मित्रता संभव हो पाएगी, इसलिए वो दरबार छोड़कर चला गया। चंद्रसेन का लौट जाना अकबर को बुरा लगा और अकबर ने बीकानेर के राजा को जोधपुर का संरक्षक बनाया। बीकानेर शासक ने मुसलमानी हुकूमत जारी रखी और जब तक अकबर नागौर में रहा तो उसने कुछ प्रमुख कार्य किए। एक तो उसने एक तालाब खुदवाया जिसका नाम उसने शुक्र तालाब रखा और मारवाड़ में रहकर राजपूतों की गतिविधियों पर नज़र रखी। तो नागौर दरबार में जो घटने वाली घटना के दृश्यों ने चंद्रसेन की मनोवृत्ति और सोच को बदल दिया और वो दरबार छोड़कर निकल गया और इस तरह चंद्रसेन की नागौर यात्रा विफल रही। भाद्राजून पर मुगलों का अधिकार कैसे हुआ? चंद्रसेन ने नागौर दरबार छोड़कर अपनी शक्ति को संगठित करने का निश्चय किया। अकबर ने भी चंद्रसेन का दमन करने के लिए मारवाड़ को ही चुना। चंद्रसेन भाद्राजून में स्वतंत्र था और अकबर ने भाद्राजून पर फिर आक्रमण किया और चंद्रसेन को घेर लिया। चंद्रसेन भाद्राजून से भागकर सिवाना के किले में चला गया। उसमें चंद्रसेन के पास रसद और सेना की कमी होती चली गई और अकबर ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण शुरू कर दिया। 4 वर्ष बाद राय सिंह खान, कुली बेग और अन्य मुसलमान अधिकारियों द्वारा सिवाना पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद चंद्रसेन सिवाना को छोड़कर कानुजा की पहाड़ियों में चला गया और उसने भाद्राजून और सिवाना दुर्ग दोनों ही खो दिए। दुनाड़ा का पतन। मुगल सेना ने चंद्रसेन का पीछा किया। अकबर ने 1576-77 में मीर बख्शी और शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और इस सेना ने दुनाड़ा के किले में चंद्रसेन को घेर लिया। चंद्रसेन ने किले से भागकर फिर पोखरण में जाकर शरण ली। इस तरह जोधपुर, भाद्राजून, दुनाड़ा और सिवाना के किले जो थे वो मुगलों के अधिकार में हो जाने से चंद्रसेन के पास पोखरण के अलावा और कोई क्षेत्र नहीं बचा। 3 साल तक चंद्रसेन निर्वासित जीवन जीता रहा। वो मारवाड़ छोड़कर फिर डूंगरपुर के रावल आस्करन के पास गया, लेकिन उसने मुगलों के भय से जो आस्करन था उसने उसकी मदद नहीं की। चंद्रसेन फिर डूंगरपुर से बांसवाड़ा गया जहां मुगलों की सेना ने उसका पीछा किया। बांसवाड़ा से फिर वो मारवाड़ पहुंचा और इस समय उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। मुगलों और चंद्रसेन के बीच जो अंतिम मुकाबला हुआ वो पोखरण में हुआ। वहाँ जैसलमेर के राजा ने चंद्रसेन पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। विशाल शाही सेना के सामने राठौड़ सेना नहीं टिक पाई अतः विवश होकर चंद्रसेन सारण, जो कि सोजा से 10 मील दूर दक्षिण पश्चिम में था, वहाँ की पहाड़ियों में चला गया और वहीं अपना उसने निवास बना लिया। सारण की पहाड़ियों में रहते हुए अचानक उसे 11 जनवरी 1581 को सची आए। ये भी सोजत परगने में सारण के पास एक स्थान है, वहाँ पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का ये प्रथम वे शासक था जिसने अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए शक्तिशाली मुगल सत्ता को चुनौती दी और चंद्रसेन ने मुगल विरोधी नीति का जीवन भर निर्वाह भी किया। वह विदेशी सत्ता की संरक्षकता में विश्वास नहीं करता था और शत्रुत्व की आन को भी सर्वोपरि मानता था, इसलिए उसने कठिनाइयाँ, कष्ट और विनाश को सहन करना उचित समझा, ना कि विदेशी सत्ता के समक्ष
घुटने टेक कर अपनी स्वाधीनता का बलिदान करना। तो वास्तव में राव चंद्रसेन की मृत्यु के साथ ही राठौड़ों की स्वाधीनता भी समाप्त हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा राव चंद्रसेन के बारे में। थैंक यू।